जिन एक ऐसी एंटिटी जिससे इंसान जितना हो सके उतना दूर रहने की कोशिश करते हैं। बहुत से लोग ऐसे हैं जिनके लिए हम सुनते हैं कि इनके घर पे एक जिन आया और उसके बाद इनके दिन ही संवर गए। वही बहुत से किस्से ऐसे भी हैं जिनके लिए हम सुनते हैं कि एक जिन ने इस परिवार की जिंदगी बर्बाद कर दी। आज की हमारी कहानी रिवॉल्व करती है एक जिन और उसके इम्पैक्ट से घिरी ऐसी ही जिंदगी पर, जहां पर जिन का होना और ना होना दोनों ही कंडीशंस उसकी जिंदगी की दुश्मन बन गई। इस कहानी की शुरुआत होती है जमशेदपुर की एक मुस्लिम लड़की नूर के साथ। नूर की फैमिली में 4 लोग हैं। इनकी अम्मी, एक बड़ी बहन, एक भाई और नूर खुद। इनके अब्बू की आज से 10 साल पहले डेथ हो चुकी थी। यह कहानी है आज से 4 साल पहले की, जब नूर और उसका भाई एक कॉलेज में पढ़ रहे थे और इनकी फैमिली बहुत अच्छे तरीके से अपनी लाइफ चला रही थी। इसी बीच नूर की बड़ी बहन ने एक दिन घर पर आकर के बताया कि वो एक लड़के साहिल से प्यार करती है और उसी से शादी करना चाहती है। नूर की अम्मी और उसकी फैमिली बहुत इजीली मान गई, क्योंकि उन्हें इस चीज से कोई प्रॉब्लम नहीं थी, और वो साहिल से मिलने के लिए उसके घर पर पहुंचे। अब साहिल की फैमिली में भी 4 लोग हैं, उसके अम्मी अब्बू, उसकी बहन सुहाना और साहिल खुद। इन दोनों फैमिलीज को एक दूसरे का नेचर बहुत सॉर्टेड लगा और ये दोनों शादी करने के लिए एकदम तैयार थे। फाइनली बिना किसी दिक्कत के इन दोनों की शादी तय हो गई। नूर की फैमिली वाले बहुत ज्यादा खुश थे कि उनकी बेटी जूनी को एक बहुत अच्छा परिवार मिल गया है और वो बहुत अच्छे से रह रही है। सब कुछ एकदम नॉर्मल चल रहा था कि एक दिन अचानक से जूनी का अपने घर पर फोन आया और उसने बताया कि उसकी साहिल से बहुत जबरदस्त लड़ाई हो गई है और वो फोन पर फूट फूट कर रो रही थी। नूर की फैमिली बहुत ज्यादा घबरा गई और थोड़ी देर बाद वो साहिल के घर पर पहुंचे। वहां जाकर इन दोनों फैमिलीज में बहुत ज्यादा बहस हो गई, लेकिन फिर फाइनली चीजें शांत हुई और ये जूनी और साहिल को समझा करके वापस घर लौट आए। इसके बाद आने वाले 6 महीनों में ये चीजें यूं ही चलती रही। साहिल और जूनी के बीच में लड़ाई होती, ये लोग वहां पर जाके उसे सुलझाते और फिर वापस अपने घर आ जाते। धीरे धीरे इन लोगों को समझ में आया कि साहिल और जूनी के बीच में कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। अगर प्रॉब्लम है तो वो साहिल की छोटी बहन सुहाना है। पता नहीं उसे जूनी के साथ क्या चिढ़ थी, लेकिन वो कोशिश करती थी कि किसी तरह से साहिल और जूनी की लड़ाई हो, या फिर एटलीस्ट जूनी और उसकी सास की लड़ाई हो जाए। अब नूर के साथ एक बहुत अच्छी चीज है जो इस समाज के हिसाब से एक प्रॉब्लम है, कि वो बहुत ज्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। बहुत बार जब साहिल और जूनी की लड़ाई होती तो वो उनके घर पे जाकर के एकदम साफ साफ सुहाना को टारगेट करके ही बोल देती थी कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम की जड़ ही आप हो। बहुत बार कॉन्वर्सेशन के बीच में वो ये चीज प्रूव कर देती थी कि यहां पर सबसे बड़ी गलती सुहाना की है और सुहाना ने ही इस लड़ाई को स्टार्ट करवाने की कोशिश की है। लेकिन पता नहीं उनकी फैमिली वालों में क्या इन्फ्लुएंस था सुहाना का, कि कोई भी उसे गलत नहीं मानता था और उसी की बात को सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती थी। नूर ने बहुत बार सुहाना को गलत प्रूव कर दिया था और शायद इसी कारण से सुहाना उससे बहुत ज्यादा चिढ़ने लगी थी। लेकिन नूर को नहीं पता था कि उसकी गलती ना होते हुए भी यह चीज उसकी जिंदगी में उसे बहुत ज्यादा महंगी पड़ने वाली है। अब जूनी की जिंदगी एक लिविंग हेल बन गई थी और इन लोगों की लड़ाइयां यूं ही चलती जा रही थी। बढ़ते बढ़ते बात इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि इनके घर में अब डाइवोर्स तक की बातें होने लगी थी। नूर की फैमिली भी इस चीज को लेकर बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी। और फिर एक दिन आउट ऑफ नोवेयर इनके घर में एक अजीब सी नई चीज की शुरुआत हुई। अचानक से एक दिन नूर की तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई और वो बहुत ज्यादा कमजोरी फील करने लगी। ना तो नूर ने कुछ बाहर का खाया था, ना उस समय मौसम बदल रहा था, और ना ही कोई और वैलिड रीजन था उसकी तबीयत खराब होने का। उसके बाद अचानक से रात को 10 बजे उसे नींद आ गई और फिर 11 बजे उसकी नींद खुल भी गई। कुछ ऐसा लग रहा था जैसे 10 बजे किसी ने उसका स्विच ऑफ कर दिया हो और फिर 11 बजे वापस से स्विच ऑन कर दिया हो। स्टार्टिंग में यह चीज बहुत ज्यादा अजीब नहीं लगी इन लोगों को, क्योंकि सुहाना को लगा कि शायद तबीयत खराब के चलते उसे नींद आ गई होगी। अब उस दिन नूर ने दवाई वगैरह ली और फिर सुबह होने तक उसकी तबीयत एकदम ठीक हो गई थी। जैसे तैसे ये सारा दिन एकदम नॉर्मल बीता, लेकिन फिर से जैसे ही रात के 10 बजे तो बेड पर बैठे बैठे नूर को नींद आ गई और फिर 11 बजे उसकी नींद वापस से खुल भी गई। नूर की अम्मी ने जब उसे ऐसे सोए हुए देखा तो उन्हें काफी ज्यादा अजीब लगा। इसके बाद तीसरे दिन ये पैटर्न फिर से यूं ही रिपीट हुआ और 10 बजे राइट नूर को नींद आ गई।
इस दिन नूर की अम्मी ने उसे 10:30 के आसपास उठाने की बहुत ज्यादा कोशिश की, लेकिन वो नहीं उठी और फिर आधे घंटे बाद 11 बजे उस पैटर्न के चलते वो वापस से उठ गई। नूर के इस एबनॉर्मल बिहेवियर को देख करके उसकी अम्मी बहुत ज्यादा घबरा गई थी। आने वाले कुछ दिनों तक ये सब कुछ यूं ही चलता रहा। नूर अपनी पूरी कोशिश करने के बाद भी 10 से 11 बजे के बीच में जाग ही नहीं पाती थी। वो कितनी भी कोशिश कर ले, कहीं पर भी बैठ जाए, जितनी मर्जी कॉफी पी ले, लेकिन 10 से 11 बजे के बीच में उसे बहुत गहरी नींद आ जाती थी। उसे ऐसा लगता था जैसे 10 से 11 के बीच में उसकी रूह पर कोई कब्जा कर लेता हो। अब ये चीज बहुत ज्यादा अजीब थी, लेकिन इनकी फैमिली को समझ में नहीं आ रहा था कि ये बीमारी है या कोई और चीज है, तो इससे निजात पाने के लिए अगर जाएं तो कहां जाएं। कुछ ही दिन बीते कि नूर को अचानक से एक दिन 102 डिग्री का बुखार आ गया। उसकी अम्मी ने उसे दवाई दी, लेकिन उसका पूरा दिन बुखार यूं ही रहा और वो 10 से 11 वाला पैटर्न भी यूं ही चलता रहा। अगले दिन उसकी मम्मी उसे हॉस्पिटल लेकर के गई और वहां जाकर उसकी रिपोर्ट्स करवाई गई। उसकी जब रिपोर्ट्स आई तो सब लोग बहुत ज्यादा ताज्जुब में थे, क्योंकि उसकी रिपोर्ट्स एकदम नॉर्मल थी। ना तो उसे फीवर था और ना ही कोई और प्रॉब्लम। उन रिपोर्ट्स को देख करके डॉक्टर भी हैरान थे, क्योंकि वो रिपोर्ट्स और नूर का शरीर दोनों अलग अलग चीजें कह रहा था। नूर इन सब से बहुत ज्यादा परेशान चल रही थी और वो अंदर से बुरी तरह से टूट चुकी थी। ये लोग नूर को वापस घर ले आए और शाम तक नूर का फीवर खुद ब खुद उतर गया। अब नूर को फीवर तो नहीं था, लेकिन उसकी जिंदगी में असली खौफ की शुरुआत होने वाली थी। आते दिनों में धीरे धीरे नूर को ऐसा लगने लगा जैसे उसके आसपास कोई मौजूद है। उसे उसके कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती थी और उसे हमेशा ऐसा लगता था कि कोई काला साया रात के अंधेरे में उसे छूने की कोशिश करता है। कभी कभी कोई उसके कान के पास आकर के जोर से उसके कान में फूंक मारता, जिससे वो बहुत बुरी तरह से कांप जाती, क्योंकि वहां पर मुड़कर देखने पर कोई भी नहीं होता था। आने वाले दिनों में बहुत बार उसे ऐसा लगा कि जब भी उसके कमरे में या उसके घर में अंधेरा होता तो वहां पर किसी के चलने की आवाज आती। बहुत बार ऐसा हुआ कि जब वो अपने कमरे में अकेली थी तो उसे एकदम साफ साफ पता लगता था कि कोई उसके एकदम साथ साथ ही चल रहा है। यह सब तो एक शुरुआत थी नूर की जिंदगी में आने वाले काले साए की। इन सब चीजों से तो नूर जूझ ही रही थी कि थोड़े समय के बाद उसके साथ एक नई चीज और शुरू हुई। नूर एक दिन अपने बिस्तर में लेटी हुई थी और उसके बेड के नीचे किसी ने खटखट की आवाज की। पहले दिन नूर को समझ में नहीं आया, लेकिन फिर आने वाले दिनों में जब भी नूर के बिस्तर में खटखटाने की आवाज आती तो नूर को एक अजीब सी एनर्जी फील होती और वो बहुत ज्यादा बुरी तरह से कांपने लगती। बहुत बार नूर ने अपना डर के मारे दरवाजा बंद किया, क्योंकि उसे ऐसा लगता था कि वहां खड़ा हुआ कोई उसे देख रहा है। लेकिन बंद करने के बाद यह चीज और ज्यादा भयानक हो गई। बंद दरवाजा होने के बावजूद उसे ऐसा लगता था कि वहां पर कोई खड़ा सिर्फ उसे ही घूर रहा है। नूर की अम्मी को यह सब कुछ पता था और वो इसी बीच उन्हें बहुत सारी जगह पर लेकर के भी गई, लेकिन उसकी कोई भी मदद नहीं कर पाया। धीरे धीरे नूर बहुत ज्यादा कमजोर हो गई और वो सूख करके इतनी पतली हो गई थी कि वो अकेले वॉशरूम तक भी नहीं जा पाती थी। सिर्फ जिस्मानी तौर पर ही नहीं, नूर अंदर से भी इतनी ज्यादा टूट चुकी थी कि उसे ऐसा लगने लगा था कि शायद अंत अब नजदीक है। इसी बीच एक इंसान इन लोगों की जिंदगी में फरिश्ते की तरह आया और उसने नूर की अम्मी को मशवरा दिया कि यहीं जमशेदपुर से थोड़ी दूर एक मौलाना है, आप अपनी बेटी को वहां पर लेकर के जाइए, आपको डेफिनेटली वहां पर रिजल्ट मिलेगा। नूर की अम्मी उसे लेकर के उन मौलाना के पास पहुंची और जैसे ही उन मौलाना से उन्होंने बात की, उन्होंने नूर को देखते ही कह दिया कि तुम पर किसी ने काला जादू किया है। तुम्हारी रूह को धीरे धीरे खत्म करने के लिए गंदी और खतरनाक चीजें भेजी गई हैं। इन लोगों ने जब उन मौलाना से पूछा कि यह सब किसने किया है, तो बात सामने निकल करके आई, ये सब कुछ साहिल की छोटी बहन सुहाना का किया धरा था। रीजन एकदम साफ था। नूर ने बहुत बार सुहाना की असलियत सामने लाने की कोशिश की थी और बहुत बार उसकी बेइज्जती भी की थी। दूसरा यह कि वो चाहती थी कि नूर की फैमिली यहां पर बिजी हो जाए और वो जूनी की हेल्प ना कर पाए। अब क्योंकि काले जादू का कोई पुख्ता सबूत तो नहीं होता, तो वो सुहाना का तो कुछ कर नहीं सकते थे, पर मौलाना साहब ने यहां पर नूर का इलाज शुरू किया। इलाज को चलते को बहुत समय हो गया था, लेकिन नूर की कंडीशन में कोई बहुत ज्यादा फर्क नहीं आ रहा था। वो एहसास उसके चारों ओर हमेशा घूमता रहता था कि उसके कमरे में कोई प्रेजेंट है,
कोई काला साया हमेशा उसको छूने की कोशिश करता रहता था। इस इलाज वाले समय के दौरान एक रात नूर अपने बेड पर लेटी हुई थी कि अचानक से वो अपने बेड से खड़ी हुई। उसने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और वो अपने घर की छत पर चली गई। उस दिन नूर बहुत ज्यादा अंदर से टूट गई थी और उसकी आंखों के सामने सिर्फ यही कुछ चल रहा था कि कैसे वो इतनी ज्यादा खुश रहती थी और कैसे पिछले कुछ समय में सब कुछ खराब हो गया था। वो उस दिन इतनी ज्यादा डीमोरलाइज थी कि वो अपने घर की छत पर अपनी खुद की जान लेने के लिए आई थी। उसने सोचा था कि आज छत से कूद करके अपनी जान ले लेती हूं और ये सब कुछ खत्म कर देती हूं। यहां पर नूर के साथ कुछ ऐसा हुआ जो उसकी समझ से बिल्कुल परे था। उसने अपनी कभी जिंदगी में भी नहीं सोचा था कि वो कभी ऐसी चीज को भी देखेगी। नूर अपनी छत पर खड़ी हुई थी और वहां से कूदने का सोच रही थी कि अचानक से उसे ऐसा एहसास हुआ जैसे कि कोई उसके पीछे खड़ा है। यह वही एहसास था जब उसे अपने कमरे में किसी की प्रेजेंस फील होती थी या वो काला साया उसके आसपास होता था। नूर ने जैसे ही पीछे मुड़ करके देखा तो वही काला साया उसके सामने खड़ा था। उसकी आंखें आग की तरह जल रही थी और उसकी सांसों की ठंडक नूर के चेहरे पर पड़ रही थी। नूर इस समय तक इतनी ज्यादा कमजोर हो चुकी थी कि वो चिल्लाना तो चाहती थी लेकिन वो वहां से हिल भी नहीं पा रही थी, क्योंकि वो उस चीज को देख करके बहुत ज्यादा डर भी गई थी। तो उसका शरीर वहीं पर फ्रीज हो गया था और वो एक सुन्न पड़े इंसान की तरह सिर्फ उसे देखे जा रही थी। नूर ने बताया कि इस पॉइंट पर उसे ऐसा लग रहा था कि शायद ये उसकी जिंदगी का आखिरी समय है और वो इस चीज के लिए भी एकदम तैयार थी, लेकिन शायद उस दिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। वो काला साया नूर के एकदम सामने खड़ा हुआ था कि इतने में ही वहां पर राइट साइड से एक सफेद साया रोशन होकर आया। एकदम सफेद कपड़े और चमकती नूरानी आंखें। जैसे ही वो सफेद साया वहां पर रोशन हुआ तो नूर के अंदर एक अजीब सी एनर्जी आ गई और उसे बहुत ज्यादा हिम्मत फील होने लगी। उसके बाद वो काला और वो सफेद साया दोनों वहां से गायब हो गए। नूर को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ कि उसने अभी अभी क्या देखा है, क्योंकि उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि यहां पर क्या हुआ है। लेकिन वो सफेद साया उसे एक बहुत ही अजीब सी हिम्मत दे गया था और शायद एक नई जिंदगी भी। इसके बाद नूर के साथ धीरे धीरे सब चीजें ठीक होने लगी और फिर जब वो अगली बार मौलाना साहब के पास गई तो उसने वो सारा किस्सा बताया। तो मौलाना साहब ने कहा कि ये एक पाक जिन था जो कि तुम्हारे साथ बचपन से है। उन्होंने बताया कि इसका नाम अवल सिराजुल था और इसकी उम्र तकरीबन 400 बरस की है। वो जिन अब नूर का हामी, उसका दोस्त बन गया था। नूर अक्सर उससे बातें किया करती थी और वो जब भी मुसीबत में होती थी तो वो जिन उसकी हेल्प किया करता था। लेकिन जैसा कि हम सब जानते हैं कि जिनके यहां अच्छे और पाक जिन भी होते हैं, उन्हें भी हैंडल करना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है और ये काफी रिस्की चीज है, क्योंकि आफ्टर ऑल वो इंसान नहीं है। कुछ ऐसा ही हुआ नूर के साथ। नूर को अब आगे होने वाली सारी चीजें दिखाई देने लगी थी। किसी का एक्सीडेंट, किसी की डेथ, किसी की बर्थ, जो कुछ भी होने वाला होता था वो नूर को खुली आंखों से दिखाई देता था। यह बात शायद सुनने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक ना लगे, लेकिन नूर के लिए यह एक बोझ बन गया था। जब भी उसे कोई चीज दिखाई देती तो वो बहुत ज्यादा डरी डरी रहती थी कि यह सच ना हो जाए, और फिर बाद में वो चीज सच भी हो जाती थी। नूर इस चीज से काफी समय तक परेशान रही और फिर एक दिन उसका किचौज शरीफ दरगाह जाना हुआ। वहां पर उसने एक खादिम से अपनी सारी प्रॉब्लम शेयर की और फिर उन्होंने इसका इलाज शुरू किया। बहुत मुश्किल से इसका इलाज करने के बाद फाइनली उन खादिम ने उस जिन को कैद कर लिया था। उसके बाद 40 दिन के चिल्ला से निकल करके नूर ने फाइनली एक नई जिंदगी पाई। चिल्ला इस्लाम में एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिस है जहां पर वो लोग 40 दिन तक आइसोलेट रहते हैं और फिर मेडिटेशन और सूफिज्म के जरिए अपने अल्लाह से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करते हैं। नूर इसके बाद एकदम ठीक हो गई थी, लेकिन साहिल की बहन सुहाना ने उसकी जिंदगी के 3 सालों को अंधेरे में ढकेल दिया था। उसके बाद फाइनली सुहाना अपने प्लान में भी कामयाब हो गई और उसने ब्लैक मैजिक के जरिए जूनी और साहिल का डाइवोर्स भी करा दिया था। कहां जाएंगे ये लोग? कौन सी जन्नत मिलेगी इनको या कौन से दोज़ख में गिरेंगे, ये तो शायद ऊपर वाला ही जानता है। इस कहानी के बाद नूर ने हमसे अपने व्यूज भी शेयर किए। वो इतनी ज्यादा पॉजिटिव और ऑप्टिमिस्टिक हैं कि उन्होंने कहा कि इस दुनिया में कोई आपको जितने भी अंधेरे में धकेलना चाहे,
लेकिन मदद जब अल्लाह से आती है तो कोई आपका कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता। तो ये थी आज की कहानी दोस्तों। कहानी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कर दीजिए, हाइप कर दीजिए और अपने कमज़ोर दिल वाले दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, वहां पर एक बेल आइकन होगा उसे प्रेस कर देना, ताकि आगे आने वाले समय में मैं जो रियल लाइफ इंसिडेंट पर कहानियां लेकर के आऊंगा वो सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, हंसते खेलते रहिए। मिलते हैं अगली बार ऐसी ही किसी खौफनाक कहानी के साथ। सायोनारा। हर हर महादेव।